Hello student, welcome to all of you in our YouTube channel Sure Success E-Learning Point। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक चैप्टर की जिसका नाम है ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो आइए समझते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट और उसकी केमिस्ट्री को। देखिए, जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। अब यहाँ पर इसको कहा जाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल बोले तो R, मैग्नीशियम Mg और X मतलब हैलाइड। और ये जो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है इसे ही ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम या कह सकते हैं इसको इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम किसने किया था? विक्टर ग्रिग्नॉड ने किया था सन 1900 ईस्वी में। विक्टर ग्रिग्नॉड ने ग्रिग्नॉड रिएजेंट को इंट्रोड्यूस किया था सन 1900 ईस्वी में, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रिग्नॉड रिएजेंट। और एक ख़ास बात, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ग्रिग्नॉड रिएजेंट को लाने के लिए, बताने के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़। इनको मिला था नोबेल प्राइज़। तो ये रही कुछ खास बातें छोटी सी ग्रिग्नॉड रिएजेंट से संबंधित रिलेटेड। एक और बात समझते हैं कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, आइए इस बात को भी समझते हैं। देखिए, जब भी कार्बन जो होता है, कार्बन बेसिकली अब यहाँ पर R है तो हम इसको कार्बन मतलब मेथिल, एथिल कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो कार्बन होता है, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ डायरेक्टली, यहाँ डायरेक्टली पहले लिखना चाहिए, डायरेक्टली विथ मेटल इज़ नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब जब भी हमारा कार्बन किसी मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो हम उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। और एक ख़ास बात, ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। अब यहाँ तो एक बात और समझ में आ गई कि अगर कार्बन किसी भी मेटल से डायरेक्टली अटैच हम कर देते हैं तो उस केस में हम उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे ये RLi, इसको बोलते हैं एल्काइल लिथियम, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऐसे ही R2CuLi, इसे हम गिलमान रिएजेंट भी कहते हैं, गिलमान रिएजेंट। और ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एज वेल एज एक और देखिए, डाई एल्काइल जिंक कहते हैं इसको, ZnR2, 2 वैलेंसीज पूरी हो रही है जिंक की, 2 एल्काइल ग्रुप लगा है। तो डाई एल्काइल जिंक भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल डायरेक्टली अटैच्ड है विथ कार्बन। ऐसे ही टेट्रा एथिल लेड का नाम आपने सुना होगा, टेट्रा एथिल लेड का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो भी मैं बता दे रहा हूँ, सॉरी PB, इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, C2H5 होता है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए लेड से डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन। समझ में आ गई होगी आपको बात कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है। तो हर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नॉड रिएजेंट नहीं होता, लेकिन हर ग्रिग्नॉड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ये भी बात आप समझ लीजिए। आगे देखिए, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं अब हम कि इसको प्रिपेयर कैसे करें। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात अभी मैं आपको समझाता हूँ प्रिपरेशन के बाद। देखिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन के लिए आपको एक एल्काइल हैलाइड लेना है और डायरेक्टली मैग्नीशियम से रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ डाई एंड ड्राई ईथर, और आपको एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिल जाएगा, बोले तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है,
और फिर हम बात करेंगे रेट लॉ की, रेट की बात करेंगे कि किसका रेट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, हम ग्रिग्नॉर्ड रीजन का जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आइए इसको हम लिखकर समझते हैं। देखिए, अगर ये आपका एक एल्काइल हैलाइड है तो ये हैलोजन कैसा होना चाहिए, हैलोजन का नेचर, और इस एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा होना चाहिए, इस बात पर डिपेंड करता है इसके बनने का रेट, इसके प्रिपरेशन के जो रेट है वो डिपेंड करते हैं इन दोनों बातों पर। आइए, हमने ले लिया मैग्नीशियम और हमने ले लिया ईथर, और हमने कुछ कंडीशन लिखी, और हमने कंडीशन क्या लिखी, कंडीशन ये लिखी डाई एंड ड्राई की, और हमको मिल गया RMgX। अब इस RMgX की भी कुछ खास बातें जानते हैं। क्या, ये RMgX जो होता है ना, इसमें ना तो ये प्योरली आयनिक होता है और ना ही ये प्योरली कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है। इसमें आयनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर दोनों होते हैं। कैसे, देखिए हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। मैग्नीशियम, चूँकि मैग्नीशियम जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, मेटल है, तो इस पर R पे माइनस आ जाएगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और हेलोजन पे ये सिंगल माइनस आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, और अगर इसका कोवैलेंट नेचर हम दिखाना चाहें तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ये ना तो प्योरली आयनिक होता है, ना ही प्योरली कोवैलेंट नेचर का होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, आयनिक और कोवैलेंट में। फिर हम बात करेंगे डाई। यहाँ इस डाई का क्या सेंस होता है, आइए समझते हैं। हमने कहा हम डाई ईथर ले रहे हैं, तो डाई ईथर का मतलब ये होता है कि हम एक सिमेट्रिकल ईथर लेंगे। यहाँ समझने वाली बात है, डाई ईथर का क्या मतलब होता है। यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि हम एक सिमेट्रिकल ईथर लेंगे। सिमेट्रिकल का मतलब डाई ईथर, डाई कैसे, ये देखिए, अगर हम लेते हैं ET2O, जिसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, कई बार क्या, इसको ज़्यादातर ऐसे ही बोला जाता है, ET2O का ही नाम होता है ये ET2O। इसी को हम कहते हैं क्या, डाई इथाइल ईथर। ET2O को ही, ET बोले तो इथाइल, यहाँ भी इथाइल, तो इसका हो गया इथाइल, डाई इथाइल ईथर। अब देखिए, मैंने जब बोला इसका नाम तो मैंने क्या यूज़ किया, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल। तो यहाँ पर डाई शब्द आया ना, डाई वर्ड, तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर जब भी लेते हैं तो वो डाई ईथर लेते हैं, डाई ईथर। और एक बात समझिए, यहाँ पर सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ पर से प्लेन गुजारेंगे, ऐसे एक प्लेन गुजारेंगे, तो आप गौर करेंगे इस एटम के इधर 2 कार्बन की चेन है, इधर भी 2 कार्बन की चेन है, तो इसे ही सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्री आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, 6th 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर ए बना दिया जाए और इस ए पर से एक प्लेन काटा जाए तो दोनों तरफ सेम सेम आ जाएगा, तो इसे सिमेट्री बोलते हैं। तो ये सिमेट्रिकल होता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह का ईथर नहीं लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से ईथर को नहीं लेते, जो कि अनसिमेट्रिकल है। ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो हम इसी को अवॉइड कर रहे हैं, इसी को नहीं ले रहे हैं, हम डाई ईथर ले रहे हैं। अब आइए, डाई का तो मतलब समझ में आ गया है, हम ड्राई लेते क्यों हैं। आइए ड्राई की कंडीशन समझते हैं कि हमारी जो कंडीशन होती है वो ड्राई क्यों होती है। डाई का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए, और ड्राई लेते क्यों है ये समझते हैं। बाकी अभी ईथर डाई क्यों लेते हैं और डाई ईथर क्यों लेते हैं ये भी हम समझ लेंगे। देखिए, ड्राई का ये सेंस है कि जो बनने वाला RMgX है, देखिए इसकी कंडीशन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर हम ड्राई न लेकर के मॉइस्ट लेंगे, क्या लेंगे, मॉइस्ट लेंगे, तो मॉइस्ट बोले तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, बोले तो जल, और जल में प्रेजेंट, वाटर में प्रेजेंट ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा या एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, तो आइए इसको भी समझते हैं। जब कोई भी जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होता है, डायरेक्टली, कैसे, डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जब कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ, तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे कि इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसे ही हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं या एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो जब भी एक्टिव हाइड्रोजन मिलता है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट को, तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट न आव देखता है और न ताव देखता है, एक्टिव हाइड्रोजन को मिलते ही वो सीधे ऐसा कुछ रिएक्शन कर लेता है और एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या बना लेता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए हम ड्राई कंडीशन लेते हैं ताकि हमें
ग्रिग्नॉन रीजेंट तो मिले और ग्रिग्नॉन रीजेंट मिलने के बाद हमको एल्केन ना मिल जाए। आई होप कि आपको ड्राई कंडीशन क्यों लेते हैं ये समझ में आया होगा। अब आइए समझते हैं ईथर का क्या यूज़ होता है ग्रिग्नॉन रीजेंट के प्रिपरेशन में। तो देखिए, ईथर सबसे पहले तो सॉल्वेशन का काम करता है। ईथर क्या काम करता है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको ड्राई वाली कंडीशन बता दी, फिर यहाँ डाई का मतलब बता दिया, और अब मैं आपको चलिए इधर पूरा समझा देता हूँ कि ईथर काम क्या करता है। फर्स्ट थिंग तो वो सॉल्वेशन का काम करता है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है। किस तरह से, ये देखिए ROR Mg -2+ और पास लिखते हैं X- कुछ ऐसा सा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे, तो ये सॉल्वेशन करता है ईथर, इसके चारों तरफ से आकर के इसको प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा आई थिंक ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, अदरवाइज़ ये देखिए सॉल्वेटेड है, यहाँ पर जो ग्रिग्नॉन रीजेंट है वो इसमें डिसॉल्व होता है इस तरह से। ये तो अब आइए समझते हैं ईथर और क्या करता है। देखिए, अगर हम ईथर नहीं लेंगे तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अगर सॉल्वेंट के रूप में हम ईथर को नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जो मैग्नीशियम है, आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके MgO बना लेता है। सभी को पता होगी ये बात कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो अगर हम ईथर का यूज़ नहीं करेंगे एज अ सॉल्वेंट तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना लेगा, फिर तो ग्रिग्नॉन रीजन मिलने से रहा। तो दैट्स वाई हम ईथर का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बातें रहीं, डाई, ड्राई, ईथर, कंडीशन, सारी चीज़ें कि हम क्या क्या यूजेस करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, कि कौन सी कंडीशन हम लें कि हमारा जो ग्रिग्नॉन रीजन बनने का रेट हो, हमारी जो ग्रिग्नॉन रीजन बनने का रेट हो वो फास्ट हो। आइए इसको समझते हैं। देखिए, प्रिपरेशन के बाद हमारा आता है जो वो आता है रेट। तो देखिए, हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हैलोजन कौन सा लेना है उसे समझ लें, फिर हमें एल्काइल ग्रुप कौन सा लेना है उसे समझ लें। अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम और ईथर लेते हैं और रिएक्ट करने के लिए सोचते हैं ड्राई एंड डाई, लिख देते हैं ड्राई और एंड डाई। तो देखिए, मैग्नीशियम आ करके डायरेक्ट अटैक करता है इस बॉन्ड पर, इस हैलोजन और कार्बन के बॉन्ड पर डायरेक्ट अटैक करता है, ऐसे अटैच हो जाता है और अटैक करके। तो अब समझने वाली बात है कि वो किस जगह पर तेज़ी से रिएक्ट करेगा, अटैक किस जगह पे जल्दी करेगा, फास्ट रिएक्शन कहाँ पर देगा। तो देखिए, अगर हम आयोडीन की बात करें तो वो बड़ी है, आयोडीन बहुत बड़ी है, और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो वो छोटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है। तो ये R के बीच और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बहुत क्या होगा, छोटा होगा। और आयोडीन और एल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होगी, और जब बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होगी तो मैग्नीशियम का उस पर अटैक करना बहुत आसान होगा। और हमने ये भी पढ़ा है कि I बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि बॉन्ड बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वो जल्दी लीव करता है। हाल फिलहाल के लिए यहाँ लीव नहीं करना, यहाँ आयनिक करेक्टर आएगा और ये इससे आयनिक एंड कोवेलेंट बोथ करेक्टर आएगा और इससे बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन फास्ट कहाँ पर करेगा, अब आप समझ चुके हैं, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, क्योंकि I की साइज़ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, मैग्नीशियम वहाँ ईजिली अटैक करेगा। इसका मतलब I, फिर Br, फिर Cl एंड फिर F। यानी अगर हम हैलोजन को देख करके कंपेयर कर रहे हैं और R हमारा सेम हो और हैलोजन्स को देखकर कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन जहाँ पर लगा होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, जहाँ पर ब्रोमीन लगा होगा उसकी आयोडीन से कम, फिर क्लोरीन की, और फिर लास्ट में फ्लोरीन की रिएक्शन आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। आइए अब बात कर लेते हैं एल्काइल ग्रुप की, कि हमारा एल्काइल ग्रुप किस तरह से डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। एक
एक इधर लिख देते हैं, जगह कम पड़ जाए। ये हमारे पास 4 हैं कंपाउंड जिसमें एल्काइल ग्रुप मैंने डिफरेंट लगाया हुआ है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, इसे मिथाइल बोलेंगे। ये है आपका एथाइल, और ये देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। प्राइमरी अगर कार्बन से डायरेक्टली एक चैन जो है अटैच होती है तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। 2 अटैच हो जाती है जिस पे ये हमारा सब्स्टिट्यूट लगा है या फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी, और ये हमारा होता है टर्सरी कार्बन। तो देखिए आसानी से समझ में आएगा। इसको ऐसे समझिए, अगर आपको किसी रूम में जाना है और उस रूम में लोगों की संख्या कम है तो आप अपनी सीट को पाना है, आपको सीट लेनी है तो आप सीट जल्दी पा सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ जगह खाली है, बहुत जल्दी आप वहाँ पर पहुँच करके कोई भी सीट आप चूज़ कर ले, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ कि बहुत लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं और अब आपको एक सीट सेलेक्ट करना है, तो कई बार क्या आप सीट सेलेक्ट करने गए तो वहाँ पर ऑलरेडी फुल आपको दिखेगा, तो लगेगा अरे नहीं इस कोने नहीं उस कोने पहुँचो, ऐसा कुछ। तो इससे आपको टाइम टेकन होगा, टाइम लगेगा सीट सेलेक्ट करने में अपनी। सिंपल सा लॉजिक यहाँ है कि अगर आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए भेजते हैं तो यहाँ पर क्राउडनेस ज़्यादा है। क्या है? क्राउडनेस। टर्सरी एल्किल हैलाइड में क्राउडनेस ज़्यादा है जिससे कि इसको बॉन्ड बनाने में दिक्कतें होंगी इन कंपेयर टू दिस। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल करके आता है, आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे क्या आएगा। पहले मिथाइल आएगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, एंड फाइनली लास्ट में आएगा टर्सरी एल्किल हैलाइड। इस तरह से कुछ रिएक्शन की रेट होगी इन केस ऑफ डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स। तो आई होप आपको ये एल्किल हैलाइड और हेलोजेंस को किस तरह से डिफरेंट करके रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेंगे आप समझ चुके हैं, और कंपैरिजन भी आप जान चुके हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ ग्रिग्नॉड रिएजेंट की प्रिपरेशंस की। कुछ हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट का प्रिपरेशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे होता है। हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या ले लिया? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और हमने यहाँ पर लगा दिया मैग्नीशियम। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ET2O, तो अब समझिए डाई ईथर तो ये ऑलरेडी है, तो अब डाई बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ क्या बताएंगे? सर ड्राई। समझिए, अगर आपने वहाँ पर डाई ईथर दिखा दिया तो इसमें थोड़ी कहेंगे कि डाई ले रहे हैं। डाई तो वो दिख ही रहा है कि सर डाई ईथर है। अगर मैं सिर्फ ईथर लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ कि हमें डाई और ड्राई दोनों लेना है। तो देखिए हमारा इस तरह से कुछ मैग्नीशियम अटैच होगा और बनाएगा आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम होगा, और ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। ऐसे ही आप अगर एक एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं, बेंजीन रिंग ले लेते हैं और आयोडीन लगा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल आयोडाइड। क्या बोलते हैं? फिनाइल। फीन होता है, बेंजीन को फीन भी कहते हैं। तो अगर उसका एक हाइड्रोजन निकल के एज अ सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे हम फिनाइल बोल सकते हैं। तो फिनाइल आयोडाइड हो जाएगा इसका नाम। फिर फिनाइल आयोडाइड पे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अरे ये नई बात आ गई, ये क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे ग्रिग्नॉड रिएजेंट को, वो कैसा लग रहा है बनने के बाद। कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी एक ईथर होता है जो कि साइक्लिक ईथर होता है। ये देखिए CH2 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 CH2, इस तरफ से 2, इस तरफ से 2, ये भी एक डाई ईथर ही है जो हमने यूज़ किया है। इसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा इसका नाम। तो आई होप कि आप ग्रिग्नॉड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करना है आप समझ चुके होंगे। ग्रिग्नॉड रिएजेंट की प्रिपरेशन में यूज़ होने वाली कंडीशंस क्यों हम यूज़ करते हैं, क्या होती हैं, उनका मतलब, ये भी आप समझ चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आए तो आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस लेक्चर को देख लें। थैंक यू। जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, अभी सुन लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट के रिएक्शंस की बात करेंगे, कैसे हम सिंथेसिस कर सकते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट से डिफरेंट कंपाउंड्स का। चलिए, थैंक यू।